देखो जैव प्रक्रम है ना। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया देखो। जैव प्रक्रम क्या है? वह सभी क्रियाएं जो एक जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम है उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। जैव जैव प्रक्रम को अन्य नामों से भी जानते हैं। उपापचयी क्रियाएं है ना। उपापचयी क्रियाएं इंग्लिश में इसी को बोलते हैं बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। उसी के बाद इसी को एक और नाम से जानते हैं बेटा जीवन प्रक्रिया है ना। जीवन प्रक्रिया या फिर कह लो इसी को जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया है ना। इसमें हम लोगों ने देखा था जीवन को जिंदा बनाए रखने के लिए इंसान को कई सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे श्वसन हो गया है ना, पाचन हो गया, ठीक, और परिसंचरण हो गया, परिसंचरण या परिवहन, और चौथा क्या था उत्सर्जन है ना। ये सारी एक व्यक्ति को जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी क्रियाएं हैं। ठीक है। और ये सारी क्रियाएं हो किस ले रही है? ये सारी क्रियाएं हो रही है पोषण के चक्कर में है ना। पोषण क्या होता है? हम लोगों ने देखा था कि पोषण जो होता है आपका कई सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को हमारे शरीर को जरूरत होती है। ठीक। तो हमें जरूरत की सामग्री या जरूरत के पोषक तत्वों को बाहर से लेने की प्रक्रिया या फिर क्रियाओं को ही हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के बाहर स्थित वातावरण से अपने लिए जरूरी चीजों को, जैसे आवश्यक तत्व हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक पदार्थ हो गए, इनको ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था जो पोषण है ये दो प्रकार का होता है। एक स्वपोषी पोषण है ना, और एक विषम पोषी पोषण है ना। स्वपोषी पोषण क्या होता है? वैसा पोषण जो कोई जीव अपने भीतर प्राप्त कर ले है ना। ऐसा पोषण जब कोई जीव अपने भीतर अपने लिए भोजन बनाकर अपना पोषण प्राप्त कर ले तो वैसे जीवों को, वैसे पोषण को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं पोषण के लिए। ठीक है। तो उनके शरीर में जो पोषण पाया जाता है उसे कहते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक। जिन जीवों में स्वपोषी पोषण होता है उन जीवों को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी। ठीक है। और जिन जीवों में विषम पोषी पोषण पाया जाता है उसको बोलते हैं विषम पोषी या फिर परपोषी। ठीक है। यानी ये दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा बेटा स्वपोषी पोषण जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी है ना, एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी है ना। रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या है? इसमें प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ, जीव और पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और रसायन संश्लेषी में क्या होता है बेटा? इसमें जो होता है आपका जितने भी जीव होते हैं है ना, जितने भी जीव होते हैं रसायन संश्लेषी में वो प्रकाश और जल के द्वारा नहीं, ये क्या होता है रसायनों की मदद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये रसायनों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब रसायन की मदद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन ऐसे बैक्टीरिया को भोजन बनाने के लिए प्रकाश रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? प्रकाश संश्लेषी में हम लोग देख रहे थे पादपों में पोषण है ना। प्रकाश संश्लेषी क्रिया हम लोग ज्यादातर सुनते आए हैं कि ये पादपों में होती है ना। पादपों में हम लोग देख रहे थे, पादपों में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है ये उनके हरे भाग में होती है ना। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये पादपों के हरे भाग में होती है। जैसे तना हो गया है ना, और पत्तियां हो गई है ना।
इन सब में क्या होता है, पोषण होता है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, बेटा पॉज करो इसको। देखो हम लोगों ने देखा था पादपों में कहाँ पर होता है प्रकाश संश्लेषण, तो ये पादपों के तनों में होता है, यानी हरे भाग में होता है। तने हो गए जैसे पत्तियां हो गई, है ना, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, आपने प्रकाश संश्लेषण में आप देख चुके हो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और जल आपस में मिलकर क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल को बोलते हैं बेटा पर्णहरिण। क्या बोलते हैं इसको, पर्णहरिण। इसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ये बेटा बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और साथ में 6 अणु जल मुक्त करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को भी मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अब आज हम लोग को पढ़ना था आखिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आखिर होती कहाँ पर है, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। ये पढ़ चुके हो हम लोग, जितना बताया सब पढ़ चुके हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई नहीं है, जैसे उपचयी अपचयी अक्रिया, ठीक है, वो सब नहीं बताया है। देखो चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। तो ये सिर्फ आपको रिकॉल करवाया है कि लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, बाकी चीजें आप लोग को बुक से कवर अप करनी है। देखते हैं आगे। तो आज हम लोग को देखना है प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल, ठीक है, आखिर प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पर है। तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है ज्यादातर और तनों में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों का जो मध्य भाग होता है, पत्ती जो होती है आपका, है ना, उसके मध्योतक में ज्यादातर होता है, ठीक है। पर्ण मध्योतक क्या होता है, आप देखते होगे कि अगर पत्ती का पर्ण मध्योतक छोड़ो, इतना ध्यान रखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादातर पत्तियों में होता है, ठीक है। पत्तियों की 2 संरचनाएं होती हैं भाई, अगर कोई भी चीज आप देख रहे हो, एक तो बाहर से कोई चीज की संरचना आप देखोगे, एक भीतर से देखोगे, है ना। कभी कभी आप निकलते होगे किसी गली से, है ना, तब कोई घर देख के तो अरे वाह क्या घर बना है ना, होता है चीज है नहीं भाई। आप किसी घर को देखे और आप कह रहे हो कि कितना अच्छा घर बना है, आपने उस घर को बाहर से देखा है ना, यानी बाहरी बनावट उसकी कुछ ना कुछ अलग है। अच्छा अंदर जाओगे तो अंदर अलग लुक मिलेगा, है ना भाई, अंदर तो अलग लुक मिलेगा, तो अंदर का अलग लुक हो जाएगा। इसी तरीके हर एक चीज जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है उसकी 2 संरचनाएं पाई जाती है, एक बाह्य संरचना और एक आंतरिक संरचना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें पत्ती की बाह्य संरचना, ठीक, पत्ती की बाह्य संरचना ध्यान देना। देखो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है बेटा, ये पत्तियों के हरे भाग में होती है, ठीक, और इसका हरा भाग जो होता है वो हरा रंग जो होता है, ठीक है, वो होता है हरित लवक के कारण। किसके कारण, हरित लवक के कारण। हरित लवक के अंदर होता है पर्णहरिण यानी क्लोरोफिल, ठीक है। तो आप पत्ती जनरली देखे होंगे कि अगर ये आप एक पत्ती बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ये वाला सिरा जो आप देख रहे हैं ये है आपका तना, ठीक है। आप यहाँ पर देखते होगे जो पत्तियां होती है ना, ये बेटा कक्षस्थ, कक्ष के कक्षस्थ कलिका द्वारा तने से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर जो आप देखते होगे ये किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये ज्वाइंट जो होता है ना, इनको कह सकते हो आप कक्षस्थ कली, क्या बोलते हो, कक्षस्थ कलिका, इसके द्वारा ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ध्यान देना, कलिका का मतलब आप कली से समझ सकते हो, है ना, ये किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ये कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा जुड़ी होती है। कक्षस्थ कलिका क्या होती है, पहले ये बात समझो। कक्षस्थ जैसे आप गुलाब या फूल देखते होगे तो उसकी कली होती है, उसके बाद कलिका होती है, वही खिल करके फूल बन जाता है। उसी तरीके से कक्षस्थ कलिका जो होती है ये जब खिलती है तब पत्ती बनता है आपका, ठीक है, क्लियर। और पत्ती का ये जो शुरुआती हिस्सा है ये वाला,
इसको बोलते हैं हम लोग बेटा पर्णवृंत। क्या बोलते हैं इसको? पर्णवृंत। ठीक है, यानी पेशियोल या पेटियोल, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप आते हो तो आप देखते होगे कि यार ये तो गोल गोल सिरा है, ये देखो पत्ती के अंदर भी एंटर किया हुआ है ना? ये वाला सिरा क्या है, आगे पत्ती के अंदर भी एंटर किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग मध्य सिरा। इसको बोलते हैं हम लोग मध्य सिरा। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मिडरिब, इसको बोलते हैं मिडरिब इंग्लिश में। ठीक है, और ये जो पत्तियों के बीच में जो लाइनें आप देख रहे हो इस तरीके से, है ना, लहरदार, ये वाली हो गई, ये हो गई, ये, है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग शिरा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेन्स। ठीक है, और आगे आ जाता है बेटा, आप देखते हो इसमें, ठीक, ये पूरी पत्ती एक, आप लोग तो देखे होगे, ये अपनी पत्ती बड़ी हुआ होगी। हाँ, ये जो आप पूरी पत्ती आप देख रहे हो, है ना, ये जो आप पूरी पत्ती देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग पर्णफलक, पूरे को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्णफलक। तो पूरी पत्ती को हम लोग बोलते हैं बेटा पर्णफलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैमिना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लैमिना। और ये पत्ती इस पर्णवृंत पर जितना आधार पर लगी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग पर्णाधार। ठीक है, पर्ण प्लस आधार, पर्ण मतलब होती है बेटा पत्ती। ठीक है, यानी पत्ती का आधार को पर्णाधार बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम लोग लीफ बेस, लीफ बेस। और जो कक्षस्थ कलिका है बेटा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सिलरी बड। ठीक है, क्लियर? और ये कक्षस्थ कलिका कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर एक कक्ष होता है, कक्ष में पाई जाती है कक्षस्थ कलिका, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एक्साइल। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो पर्णवृंत है ना बेटा, ये जड़ के माध्यम से, एक पेड़ में जड़ के माध्यम से जो भी जल, जो भी तत्व ऊपर आ रहे हैं पत्तियों तक, उन सब को इसके माध्यम से यहाँ तक मध्य शिरा पहुंचाता है। ठीक है, और मध्य शिरा क्या करता है? मध्य शिरा विभिन्न शिराओं के द्वारा पत्ती के हर एक पार्ट में उन जल और अन्य पोषक तत्वों को पहुंचा देता है। ठीक है, यानी अन्य खनिज तत्वों को पहुंचा देता है। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो वो भोजन बनाता है पौधा या पत्ता, उसको क्या करते हैं? ये सिराएं, ये मध्य सिरा, ये पर्णाधार, यही सब क्या करते हैं? ले जाते हैं और ले जाके विभिन्न अंगों में पेड़ के पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? मध्य, ये जो आपका पर्ण फलक है, इसको हम लोग हाथ में उठाते हैं। ठीक, ये पर्ण फलक ही मेन होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे छोटे छोटे हरित लवक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हो गई पत्ती की बाह्य संरचना। ठीक है, अच्छा, इसका जो किनारा होता है ना पत्ती का, इस किनारे को बोलते हैं बेटा हम लोग, कि जो किनारा होता है पत्ती का, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मार्जिन। ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये जो आगे शीर्षाग्र भाग है ना, शीर्ष जो है इसका, शीर्षाग्र कह लो, शीर्ष कह लो, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एपेक्स। ध्यान देना कितनी चीजें। ठीक है, इसमें जो चीजें नोट करनी नोट कर लो। एक वो आपने आई मतलब एस बनाया है कि आई बनाया? कहाँ पर ये मार्जिन में? हाँ, जी है, ये जी है। हाँ, ये MARGIN, GIN। इसमें उतना ज्यादा हम लोग को नहीं ध्यान देना है। ठीक है, बस ध्यान देना जो भी इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट भी पत्ती का हरा ही होता है ना भाई? पत्ती तो हमारी ये रही ना, इसके आप पहले जो डंठल होता है इसका, वो भी हरा ही होता है। डंठल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पर्णवृंत बोलते हैं। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ रही है? इसको रख कर दें। हाँ। चलो देखते हैं, है ना? अब आ जाते हैं आंतरिक संरचना। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया पत्ती में ही ज्यादातर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना? अब पत्ती का अगर हम लोग एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, पत्ती है। ठीक है, क्लियर है? इसके भीतर का हम छोटा सा टुकड़ा इस तरह काट लेते हैं। ठीक है, तो इस छोटे से टुकड़े को अगर हम काटेंगे ना बेटा, तो ये हमको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ध्यान देना इसमें। इसमें बहुत सारे अवयव आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो। अच्छा, अगर हमको मान लेते हैं, ठीक है, पहले सोचो इसमें, देखो ये पत्ती का हम लोग आंतरिक संरचना पढ़ने जा रहे हैं। मान लेते हैं अगर कोई हमारे बॉडी के अंदर झांकना चाहे, तो सबसे पहले उसे क्या दिखाई पड़ेगा? अगर बाहर से वो झांकना शुरू करता है अंदर की तरफ, तो सबसे पहले उसे क्या दिखाई पड़ेगा? सबसे पहले हमको दिखाई पड़ेगी बाहर हमारी त्वचा, है ना? तो आंतरिक संरचना में सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपकी बाह्य त्वचा इसकी। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? बाह्य त्वचा। भाई अगर आप कोई भी हमारे अंदर जाना चाहेगा, सबसे पहले हमको क्या दिखाई देगा? बाह्य त्वचा। अच्छा, अगर हम बाह्य त्वचा में देखते हैं तो बहुत सारे हमारे बाल लगे हैं, यानी जिनको हम रोए बोलते हैं। रोए के बगल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये सब दिखाई देंगे, है ना? तो उसी तरीके से पत्ती में जब आप ऊपर देखोगे ना, ये बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा को बेटा हम लोग बांटते हैं दो कैटेगरी में। ठीक है, एक तो बांटते हैं बेटा ऊपरी बाह्य त्वचा, ठीक है, और दूसरी बांटते हैं बेटा हम लोग निचली बाह्य त्वचा। ठीक, ऊपरी बाह्य त्वचा बेटा ये रही आपकी ऊपरी बाह्य त्वचा, ठीक है, और ये रही बेटा आपकी निचली बाह्य त्वचा। ठीक है, क्लियर है नहीं? पक्का? ये दोनों बाह्य त्वचाएं हैं। ठीक, ऊपरी बाह्य त्वचा में देखो ऊपर साइड एक लेयर पाई जाती है इस तरह। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा क्यूटिकल, या फिर बोलते हैं उप त्वचा। इसको बोलते हैं हम लोग उप त्वचा, यानी कि क्यूटिकल। ठीक है, मेन ऊपरी बाह्य त्वचा है ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर भी ये उप त्वचा पाई जाती है, और ये आपकी मेन निचली त्वचा है। ठीक है, इसके भीतर बहुत सारी संरचना ऐसे होती है, ऐसे खंभे टाइप की, है ना? खंभ मृदुतक की तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी होती है इसी तरीके, यहाँ पर भी होती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से गोल गोल चीजें पाई जाती हैं जो कि, ठीक है, इसको स्पंजी मृदुतक बोलते हैं। ये बीच का जो खाली भाग है इसको वायवीय भाग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ध्यान देना, हम लोग इनको अभी नहीं पढ़ रहे। मेन जो हमारा टॉपिक है हम उसको छू करके निकल आएंगे। ठीक है, देखो भाई ऊपरी बाह्य त्वचा में हम लोग जाते हैं, निचली बाह्य त्वचा में जाते हैं। ठीक, ऊपरी बाह्य त्वचा जो होती है ना बेटा, ये मृदुतक कोशिकाओं द्वारा बनी होती है, और इसमें जो रंध्र और इसमें रंध्र और हरित लवक जो है, ठीक समझो बेटा, इसमें जो रंध्र और हरित लवक है ना, ये कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऊपरी पत्ती के ऊपरी भाग में क्या होते हैं? ये कम मात्रा में होते हैं, जबकि निचले भाग में रंध्र और हरित लवक ये ऊपर की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, इसमें अधिक होते हैं, इसमें कम होते हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा या नहीं? पक्का? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, चलो इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब ऊपरी रंध्र क्या हो गया? ऊपर रंध्र हो गया और हरित लवक हो गए। निचले वाले से में भी रंध्र और हरित लवक हो जाएंगे इधर। ठीक है, ध्यान देना, ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना,
आप जितनी गैसेस हम लोग छोड़ते हैं या फिर पेड़ पौधे जितनी एब्जॉर्ब करते हैं वो छोड़ते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो भी गैसेस बाहर से सोखते हैं और छोड़ते हैं वो सब बेटा इन्हीं रंध्रों के माध्यम से छोड़ते हैं, ठीक है। वो सब किस माध्यम से छोड़ते हैं बेटा? इन्हीं रंध्र की माध्यम से छोड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? रंध्र आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? अगला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? रंध्र। तो रंध्र क्या है? रंध्र कोशिका के पत्तों के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखा जाए, इसको जूम करें, इस पत्ती को बहुत बड़ा बनाएं, ठीक है। तो बड़ा बनाएंगे तो हमको कुछ इस तरीके दिखाई देगा, कुछ हमको ये इस तरीके से दिखाई देगा और इसमें आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे सेम के बीज के आकार की कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात है नहीं? ये सेम के बीज के आकार कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना। ये सेम के बीज के आकार की कुछ कोशिकाएं हैं, ये ध्यान देना। ये अलग वाला पार्ट है जो डॉट डॉट करके बना रहा हूं ना, वो दूसरी कोशिका है, ठीक है। इस डॉट डॉट के भीतर देखो जो खाली जगह दिख रही है, ये है आपका रंध्र। क्या है आपका? रंध्र, ठीक। रंध्र को सहायता मतलब सुरक्षित करने के लिए बाहर से दो द्वार कोशिकाएं लगी होती, एक ये वाली कोशिका है और एक ये वाली कोशिका। इन दोनों को बेटा द्वार कोशिका बोलते हैं, ठीक है। द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। इस साइड बोर्ड पूरा आ रहा है नहीं? ठीक है, इनको बोलते हैं द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका, ठीक है। इन दोनों द्वार कोशिकाओं के पीछे अगर आप देखते हो तो ये जो कोशिकाएं लगी इनको बोलते हैं बेटा सहायक कोशिका, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग सहायक कोशिका, ठीक है। ध्यान देना, ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, जब इन रंध्रों में जल बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो द्वार कोशिकाएं क्या होती है बेटा? ये फूल जाती हैं, जिस कारण ये छिद्र जो होता है थोड़ा सा खुल जाता है और धूप के संपर्क में आने पर सारा जल वाष्प में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में भाप बन के उड़ता रहता है, ठीक है। वहीं साथ में जब इनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ये कोशिकाएं क्या होती है? जो फूली हुई होती है सिकुड़ जाती हैं, और जब ये सिकुड़ती हैं तो बेटा ये छिद्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, जिस कारण पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? इसीलिए जब हम लोग पानी नहीं डालते हैं पेड़ पौधों में तो पानी की क्या होती है? कमी हो जाती है। समझ में आ रही बात? और पानी की कमी हो जाने की वजह से क्या होता है? द्वार कोशिकाएं एकदम सिकुड़ जाती हैं, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं ये बंद हो जाते हैं। ये छोटे छिद्र करते क्या है? रंध्र करता क्या है? ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक। गैसों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। और साथ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसी के भीतर ही होती है, ध्यान देना, ठीक है। आदान प्रदान करता है कैसे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेगा और ऑक्सीजन को जो है छोड़ेगा, और जब छेद ही इसका बंद हो जाएगा, ये रंध्र ही बंद हो जाएगा, तो ना तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले पाएगा और ना ही ऑक्सीजन को छोड़ पाएगा। बेटा छापो नहीं, बुक में सब है, ठीक है, समझो। जब ये रंध्र बंद हो जाएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले पाएगा और ना ऑक्सीजन को छोड़ पाएगा। समझ पा रहे बात को? तो वैसी स्थिति में क्या होगा? जब ये ना तो गैस ले पा रहा है ना छोड़ पा रहा है, पानी की कमी है इसके पास, है ना। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की पहली शर्त ये है कि भाई आपके पास कार्बन डाई होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना चाहिए और साथ में जल होना चाहिए। जल है नहीं, इसका रंध्र बंद हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है नहीं, तो भोजन बनेगा नहीं, और जब भोजन बनेगा नहीं तो ये पौधा क्या होगा? आपका सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? पक्का? आगे बढ़े? क्लियर? अब इन रंध्रों में बेटा क्या होता है? इन रंध्रों में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं ना, ये सारी जीवित कोशिकाएं हैं, ठीक है।
इन द्वार कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, इन द्वार कोशिकाओं में हो गया आपका, इन द्वार कोशिकाओं में आपके बहुत सारे कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। शुरुआत में 9th क्लास में आपने जो लोग मुझसे पढ़े हो है ना, उनको मैंने डिटेल पढ़ाया था कि जो कोशिका होती है उसमें कई सारे अंग होते हैं, है ना, नाभिक हो गया या बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो कि पादप और जंतु कोशिका में सेम होती है, लेकिन कुछ चीजों में अंतर होता है। जैसे हरित लवक, हरित लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये बेटा जो द्वार कोशिकाएं है ना, इनके भीतर बेटा हरित लवक पाए जाएंगे, ठीक है, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, और केंद्रक पाया जाता है और जीव द्रव पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। इनमें जो आपका ये हरित लवक है ना बेटा, ये केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा, केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं, पक्का, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? और ये जो हरित लवक है ना बेटा, इन इस द्वार कोशिकाओं के भीतर या इन रंध्रों के भीतर, ठीक है, ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इन रंध्रों या हरित द्वार कोशिकाओं के भीतर हरित लवक, ठीक है, ये हरित लवक ही में मुख्य वह कारण है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो तीसरा नाम हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, हरित लवक को, ठीक है। हरित लवक की अगर शकल देखोगे ना बेटा आप, ठीक है, हरित लवक की अगर हम लोग शकल देखते हैं तो ये प्रभु थोड़ा गोल 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 मटोल होते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। हम लोगों ने बोला था हरित लवक क्या होता है, ये हरे रंग का होता है, ठीक है, क्या होता है आपका, हरे रंग का होता है, और इसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है, इसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसमें होती है। हरित लवक बेसिकली है क्या, ये द्विस्तरीय झिल्ली का बना होता है, एक तो ऐसी रहेगा बाउंड्री, ठीक, इसके भीतर भी एक बाउंड्री इस तरीके से रहेगी, ठीक है, इसके भीतर भी एक बाउंड्री रहेगी, और इसके भीतर जो बेटा खाली जगह है, खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, खाली जगह को हम लोग बोलते हैं गुहा, ठीक है। इसके भीतर जो खाली जगह है, इस खाली जगह में बेटा एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, इसके भीतर एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। अब ध्यान देना, इस स्ट्रोमा में, ठीक है, कई सारी पटलिकाएं सतत और असतत दोनों रूप में पाई जाती हैं। पटलिकाएं, ढक्कन देखे हो, ढक्कन, कुछ ऐसा ढक्कन देखे होगे इस तरह से, है ना, इसको बोलते हैं पटलिकाएं। पहले एक गोल वाली कैसेट आती थी, डिस्क, डीवीडी या सीडी प्लेयर की, वो देखे हो, कौन कौन देखा, सब लोग देखे हो, तो उसी टाइप की ये पाई जाती है, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग पटलिकाएं। ये पटलिकाएं मिल करके कई सारी संरचनाएं निर्मित करती हैं इसके भीतर, ठीक। अब मान चलते हैं कई सारी छोटी छोटी पटलिकाएं मिल गई है ना, क्लियर, ये कई सारी छोटी छोटी पटलिकाएं इस तरीके से मिल रही हैं, ठीक है बेटा, है ना, इस तरह कई सारी छोटी छोटी पटलिकाएं ये सारी मिल रही हैं, ठीक है। जब ये मिल करके कोई एक फिक्स आकृति बना लेती है, तो उन आकृतियों को ध्यान देना, ये जो पटलिकाएं हैं, है ना, ठीक, ध्यान देना, जो पटलिकाएं हैं, ठीक है, ये जब एक आकृति बना लेती हैं तो इनको बोलते हैं बेटा हम लोग ग्रेना, क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है। और ये जो पटलिकाएं हैं इनको सिंगल रूप में हम लोग बोलते हैं बेटा थैलेकॉइड, क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड, ठीक है। ये जो विशिष्ट संरचना बनाने वाली पटलिकाएं हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो इनको बोलते हैं हम लोग थैलेकॉइड, जो कि छोटे छोटे कोष्ठक का निर्माण करती हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, वो दो प्रकार की होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है बेटा प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण, है ना, यानी प्रकाशिक अपक्रिया बोल लो, ठीक है, प्रकाशिक अपक्रिया। और दूसरी होती बेटा अप्रकाशिक, अर्थात इसको कह लो अंधकार अपक्रिया, क्या कहते हैं इसको, अंधकार अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया में बेटा क्या होता है ना, ये सारी रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण की ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, और प्रकाशिक अभिक्रिया होती है बेटा इस ग्रेना के अंदर,
कौन सा है ग्रेना? ये जो एक फिक्स आकृतियां बन गई हैं इनको बोलते हैं ग्रेना। इन ग्रेना के अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये कुछ उत्पाद बनाएगा, उसके बाद वो उत्पाद आएगा इन स्ट्रोमा के पास, ठीक है। और बाकी ये जो अंधकार क्रिया है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं भी होती है, ठीक है, वो कहां पर होती है बेटा? स्ट्रोमा के भीतर होता है, ठीक है। तो संपूर्ण प्रकाश क्रियाओं के दौरान, है ना, इस संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ध्यान देना, ये जो आपको मैंने अभी बताया ना, दो क्रिया है, ठीक है, ये दोनों ही प्रकाश संश्लेषण के पार्ट है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की पार्ट है ये दोनों ही, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बेटा इसमें प्रोटीन और लिपिड बनता है आपका, ठीक है। क्या बनता है? प्रोटीन और लिपिड बनता है, ठीक है, जो कि पेड़ पौधों के लिए बेहद आवश्यक है, इनको आगे जीवित रहने के लिए, ठीक है। अभी इसको बताना है पूरा डिटेल में। अंधकार में इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये कहाँ होती? ये होती स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा क्या है? ये जो हरित लवक है, इसके भीतर जो खाली जगह होती है, उसमें जो द्रव भरा होता है, उस द्रव को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। यानी उस लिक्विड के अंदर जो अक्रिया चल रही होती है उसको बोलते हैं अंधकार अक्रिया। उसमें प्रकाश की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है नहीं? पक्का? आगे बढ़ जाए, ध्यान देना। चलो इसको रख पढ़ ले। अच्छा ये बात समझ में आ रही है नहीं? पक्का? पूरी है? कहीं कोई डाउट है इसमें? जहाँ पर लगाओ यार ये नहीं समझ में, ये बताओ मुझको, बताओ। बोलो। बताओ। कहीं कोई डाउट है इसमें? रख पढ़ दें? चलो एक मिनट रुको। चलो अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। टाइम क्या हो गया वैसे? अभी तो है। अब देख लेते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, क्लियर। प्रकाश संश्लेषण की अगर आप क्रिया देखते हैं ना, तो पत्ती की संरचना समझ में आ गई, कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया कहाँ पर चलती है? अरे इसी से क्या करो, बताओ कहाँ चलती है, पूछ रहे हैं। संपूर्ण क्रिया कहाँ चलती है? तो अगर ध्यान दिए हो इसमें तो आपने पूरी क्रिया देखी होगी, मुख्यतः हरित लवक के भीतर चलती है ना। हरित लवक के भीतर चलती है, उसके भीतर दो जगह चलती है, पहली चलती ग्रेना में, दूसरी चलती है स्ट्रोमा में, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज को। और इसमें जो गैस वगैरह होती है, जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो बाहर से चाहिए होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, ठीक है। तो ये जल जो होता है पत्ती के माध्यम से में, पत्ती में रंध्रों द्वारा जाते हैं, ठीक है, पत्ती में रंध्रों द्वारा जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण जो है ना बेटा, ये दो चरणों में पूरा होता है, ये एक बार में कंप्लीट नहीं होती है। पहले होती है बेटा प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, ये कौन सी होती है बेटा? प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। आपको अभी अभी बताया प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट होती है ग्रेना में, है ना। तो इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया को सबसे पहले परफॉर्म किया था हिल नामक वैज्ञानिक, ठीक। इन्होंने इस अभिक्रिया को सबसे पहले करके देखा था, तो इन्होंने लोगों को जानकारी दी, नहीं भाई ये ऐसे ऐसे होता है,
इसलिए इनके नाम पर ही सब क्रिया का नाम रख दिया गया हिल अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ये कई चरणों में भी ये पूरी होती है। प्रकाश अभिक्रिया जो होती है ना बेटा, इसमें बेसिकली काम क्या होता है इस प्रकाश अभिक्रिया का, इसका काम होता है एडीपी से, ठीक है, एटीपी का निर्माण करना। ठीक है, अब एडीपी क्या है, तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा, आप देखोगे इसको हिंदी में बोलते हैं एडेनिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, नोट कर लो, एडेनिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, और एटीपी का मतलब क्या होता है बेटा, तो इसका मतलब होता है एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण करना। ठीक है, चले आगे बढ़े, इसको रख कर नोट कर लिए वाला। जल्दी नोट करो इसको। हाँ? ये आप भी सुन। हाँ यार, फॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं फॉस्फेट। ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है हम धीरे धीरे हिंदी क्लास अक्षर ही लिखना भूल जाएंगे। ठीक, रफ कर दें इसको। हो जाएगा नहीं, अरे निकाल लेना यार, हो जाएगा, अभी लास्ट में लिख देंगे परेशान ना हो। अब देखो इसमें क्या होता है ना, प्रकाशिक अपक्रिया में जैसे ही पेड़ पौधों पर बेटा हरे धूप पड़ता है, ठीक है, पहला क्या होता है, जैसे ही पेड़ पौधों पर धूप पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तुरंत ही हरित लवक के भीतर जो ग्रेना में उपस्थित पर्णहरिम होता है ना, पर्णहरिम कहाँ होता है, ग्रेना के भीतर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है तो उसके हरित लवक के भीतर ग्रेना में स्थित पर्णहरिम सक्रिय हो जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश मान चलते जैसे ही पहले पड़ा तो ग्रेना सक्रिय हो जाएगा, और ग्रेना क्या करेगा, जो भी उसके पास जल है उसको तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, इस जल को क्या करेगा, ये तोड़ना शुरू कर देगा हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन में। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही, ये हाइड्रोक्सिल आयन में, क्लियर है, ये उत्तेजित पर्णहरिम तोड़ना शुरू करता है। ठीक है, क्लियर, उत्तेजित पर्णहरिम या पर्णहरित। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही पत्ती पर आएगा तुरंत पत्ती के भीतर हरित लवक के अंदर ग्रेना में जो पर्णहरिम है, ध्यान देना, ये रही पत्ती, ठीक है, पत्ती के भीतर है बेटा हरित लवक, ठीक, हरित लवक के भीतर है बेटा ग्रेना, ग्रेना के भीतर बैठा है कौन, पर्णहरिम, या इसी को हम लोग बोल देते हैं पर्णहरित। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जैसे ही इस पर बेटा क्या पड़ा, सूर्य का प्रकाश, तुरंत ही ये क्या हो जाएगा, सक्रिय, और ये क्या करेगा, इसके पास जो भी जल है उसको तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको क्या करेगा बेटा, ये तोड़ना शुरू कर देगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। और ये किस माध्यम से कर रहा है, ये करता है बेटा प्रकाशिक अपघटन। क्या करता है ये प्रकाशिक अपघटन करने लगता है। प्रकाशिक अपघटन कैसे, मतलब जब तक सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा नहीं था तब तक ये चाचा सोए हुए थे कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही लाइट आई तुरंत ही इन्होंने क्या किया, जल को तोड़ना शुरू कर दिया। तो किसकी उपस्थिति में तोड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब कोई चीज किसी अन्य पदार्थ या किसी अन्य चीज की उपस्थिति में टूटती है तो हम उसके टूटना कहते हैं कि उसके वजह से टूट रही है।
तो यानी कि उसका अपघटन हो रहा है। कौन सा अपघटन हो रहा है? उस वस्तु का अपघटन, उस वस्तु के माध्यम से इसका अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो मान जैसे सूर्य के प्रकाश की वजह से इस जल का अपघटन कर रहा है ये, तो हम इस घटना को नाम देंगे बेटा प्रकाशिक अपघटन। क्या करेंगे बेटा? प्रकाशिक अपघटन। बात समझ में आ रही है या नहीं? इसको क्या नाम देंगे? प्रकाशिक अपघटन। और ये भाई साहब क्या करते हैं, जितना इनके पास जल होगा ये सब को तोड़ते चले जाते हैं। क्या करते हैं? ये सब को तोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर? और ये सब कहते हैं, ये सब भाई साहब टूटना अलग अलग स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये OH आयन क्या करेगा बेटा, है ना, जो OH आयन है ये 4 अणु मिलकर के वापस बना लेगा जल। ठीक है, ये क्या बना लेगा? जल बना लेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात? यानी कि इसने क्या किया, तुरंत ही ये पर्णहरिण क्या किया, जल को इसने तोड़ दिया। ठीक, और जल को तोड़ तोड़ के बाहर अलग कर दे रहा है। और ये कहेगा कि यार अलग कर रहे हो हमको, तो ये अपने जैसे 4-5 लोग इकट्ठा करेगा, फिर से वापस जल बन रहा है, फिर तोड़ो। ठीक, और तो इसका काम क्या होता है, जल को तोड़ते रहना, ये वापस बनाया रहता है, ये ऑक्सीजन ये मुक्त होती जा रही। ठीक, अच्छा ये तो भाई साहब चलो रिएक्शन करके जल बना लिए, ऑक्सीजन छोड़ दिए। हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर एक तत्व तो और पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर एक तत्व तो और पाया जाता है जिसका हम लोग नाम सुने होंगे या फिर जाने होंगे, NADP। ठीक है, इसके साथ अक्रिया कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इसके साथ जुड़ जाता है और बनाता है NADPH2। ठीक है, ध्यान देना, NADP का जो फुल फॉर्म होता है, NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड, ठीक है, निकोटीनामाइड। और क्या है इसका? एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ अक्रिया कर लेगा। ठीक है, और इसका क्या कर देगा, चयन कर देगा। NADP का क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन जुड़ करके इनका अपचयन कर देगा और क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा आपका NADPH2। ठीक है, ध्यान देना, NADPH2 को हम लोग बोलते हैं बेटा निकोटीनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये कहीं कहीं पर ये डाइन्यूक्लियोटाइड के बाद जो है ना हाइड्रोजन फॉस्फेट की जगह पर ये लिखा रहता है फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है? फिर NADP का क्या करेगा भाई साहब, इसने कहा कि हम तो भाई जल बना लेंगे, अब ये बच गया अकेला, ये क्या कहेगा, यार हम अकेले थोड़े ना, हम भी तो किसी न किसी को चौपट करेंगे। ये आएगा सीधा NADP के साथ मिलकर के इसका अपचयन कर देगा। ठीक, और अपचयन इसका करने के बाद बना देगा NADPH2। ठीक है, अब NADPH2 जब क्या करता है ना बेटा, ये क्या करता है, ध्यान देना, ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही है। क्या करता है, ये प्रोटॉन ग्राही है। क्या ये है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ग्राही है। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्रोटॉन ग्राही है। और ये जो प्लस आयन टूट रहा है ये है बेटा आपका प्रोटॉन। ये क्या है, यही है आपका प्रोटॉन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन को जैसे ही लेगा तो अपचयित होकर के ये बनेगा। ठीक, अब इसने प्रोटॉन तो ले लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा बाहर से चीजें ले ली, इसके पास जो पहले से थे वो इलेक्ट्रॉन कहेंगे ले हमारी जगह भर दी, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, उत्तेजित होकर के मुक्त हो जाएंगे, हम जा रहे हैं छोड़ के। ठीक,
और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अपने मूवमेंट के दौरान क्या करते हैं बेटा, ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उस ऊर्जा में जो होता है, ठीक है, उस ऊर्जा में वो जो मुक्त ऊर्जा होती है उसमें एडीपी का जो है एक एडीपी का जो एकदम बहुत ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करने वाला फॉस्फेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बंध के द्वारा इस मुक्त ऊर्जा को खुद से जोड़ लेता है। और जैसे ही ये उस ऊर्जा को खुद से जोड़ता है, तुरंत ये एडीपी किसमें बदल जाता है, तुरंत ये एडीपी बदल के बन जाता है बेटा एटीपी, ठीक है, जिसकी इसे जरूरत थी, ठीक है। ये अभिक्रिया का पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा कल, इसमें सेकंड पार्ट हम लोग को पढ़ना है अंधकार अभिक्रिया, ठीक है, अंधकार अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया या कह लो आप केल्विन चक्र, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात है नहीं? चलिए आज के लिए इतना, ठीक है। टेस्ट कितने बजे से बेटा आपका? और टेस्ट कितने बजे से, इसको बोलो कर दो।